हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मुद्रास्फीति का अर्थ, मुद्रास्फीति के प्रकार और मुद्रास्फीति की परिभाषा। तो मुद्रास्फीति क्या होती है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करते हैं मुद्रास्फीति का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। तो इस पर नियंत्रण के क्या उपाय हैं, स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। देखिए, मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बात करें तो मुद्रास्फीति की जो प्रारंभिक अवस्था है, उस अवस्था में जब कीमतों में वृद्धि स्टार्ट हुई है, यह अवस्था आर्थिक प्रगति की दृष्टि से बहुत अच्छी अवस्था है। ऐसी अवस्था में चूँकि मांग में लगातार वृद्धि होती जा रही है, इसका प्रभाव पड़ेगा कि रोजगार में वृद्धि होगी। जब मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादकों को श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिसका प्रभाव पड़ेगा लगातार रोजगार में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जब रोजगार में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, गतिशीलता आएगी। लेकिन यह अवस्था बहुत यदि कीमतों में जो वृद्धि है, मुद्रास्फीति की अवस्था यदि लंबे समय तक चल जाए, इसमें वृद्धि हो जाए, तो यह अवस्था फिर या इसकी व्यापकता या तीव्रता आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव डालने लगती है। अर्थात मुद्रास्फीति यदि प्रारंभिक अवस्था में है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। लेकिन यदि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाए, कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगे, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक घातक स्थिति उत्पन्न कर देती है। चूँकि कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना विभिन्न वर्गों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालेगा, अर्थव्यवस्था पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालेगा। इसका इफेक्ट क्या होगा, अर्थव्यवस्था में विभिन्न वर्गों की आजीविका प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, उपभोक्ताओं की जीविका मुश्किल हो जाएगी, वर्ग असमानताएं उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम देखते हैं ओवरऑल इफेक्ट इसका। सबसे पहला देखते हैं विनियोक्ताओं पर प्रभाव। विनियोक्ता कौन है? विनियोक्ता ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बचतों को कहीं ना कहीं निवेश करते हैं या विनियोग करते हैं। अब ये विनियोक्ता अपनी वस्तुओं को दो प्रकार से निवेश कर सकते हैं। एक ऐसे विनियोक्ता होते हैं जो स्थिर आय वाले विनियोक्ता हैं, और दूसरे विनियोक्ता ऐसे हैं जो परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता होते हैं। अब स्थिर आय वाले विनियोक्ता कौन से हैं? जिन्हें अपने निवेशों से स्थिर आय प्राप्त होती है। जैसे कि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित है तो उन्हें एक निश्चित दर से आय प्राप्त होगी। या हम बात करें पूर्वाधिकार अंशों की, तो पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, तो उन्हें भी निश्चित दर से आय लाभांश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये विनियोक्ता हो गए निश्चित आय प्राप्त करने वाले विनियोक्ता। और दूसरे विनियोक्ता होते हैं जो परिवर्तनशील आय प्राप्त करने वाले विनियोक्ता होते हैं, अर्थात जिन्हें विभिन्न दरों से आय प्राप्त होती है, अर्थात समतांशधारी, जिन्हें अलग अलग दरों से आय प्राप्त होती है, विभिन्न दरों से लाभांश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं हम। पहला बताया मैंने आपको स्थिर आय वाले विनियोक्ता। देखिए, स्थिर आय वाले विनियोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थिर आय वाले विनियोक्ताओं की आय हमेशा स्थिर रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ कीमतों में लगातार वृद्धि जारी है। इसका इफेक्ट होगा, उनके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उनके आय में तो वृद्धि नहीं हो पाएगी, लेकिन उनके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। अर्थात उनके ब्याज और लाभ नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। अर्थात मुद्रा प्रसार की स्थिति में उन्हें हानि होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता कौन से हैं? जो समतांशधारी है। अब मुद्रास्फीति की अवस्था में चूंकि उत्पादकों के लाभों में लगातार वृद्धि होती है, मैंने आपको बताया था कीमतें बढ़ने लगती है, मांग बढ़ गई है, तो इसका इफेक्ट होता है कि उत्पादकों के लाभों में लगातार
वृद्धि होती है। और जब उत्पादकों के लाभों में वृद्धि होगी तो वो लाभांश भी अधिक दर से घोषित करेंगे। तो इसका इफेक्ट होगा कि समता अंशधारी या जो परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता हैं उनको लाभ होगा मुद्रास्फीति के अंतर्गत, क्योंकि उन्हें पहले से ज़्यादा दर पर लाभांश मिलेगा। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ताओं को ज़्यादा लाभ मिलता है। नेक्स्ट है उत्पादन तथा उद्योगों पर प्रभाव। देखिए उत्पादन और उद्योगों पर क्या प्रभाव होगा। चूँकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई बढ़ गई है, मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है, उसका इफेक्ट होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, उनकी मांग बढ़ गई है। जब लोगों की मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादक भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने प्रोडक्शन में वृद्धि करेंगे, वो मांग के अनुरूप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से उत्पादन भी बढ़ेगा, नए नए उद्योग स्थापित होंगे, जो पुराने व्यवसाय बंद पड़े हैं वो भी फिर से उनका रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो फिर से स्टार्ट होंगे और पुनः कार्य करने लगेंगे। तो इस प्रकार से उत्पादन और उद्योगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन का बढ़ता है, नए उद्योगों की स्थापना होने लगती है। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग को लाभ। देखिए व्यापारी वर्ग के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। चूँकि अर्थव्यवस्था में लगातार मांग में वृद्धि होती जा रही है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि व्यापारी वर्ग भी अधिक लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। दूसरी तरफ चूँकि मांग लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन पूर्ति नहीं बढ़ी है, इसका इफेक्ट क्या होगा, अब बाजार का जो सिस्टम है क्रेता प्रधान नहीं रहकर विक्रेता प्रधान हो जाएगा, यानी कि विक्रेता बाजार स्थापित हो जाएगा। अर्थात विक्रेता के पास जो भी अवेलेबल है उपभोक्ताओं को वही क्रय करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन अभी नहीं बढ़ा है और मांग बढ़ चुकी है। इसीलिए व्यापारी वर्ग को विभिन्न प्रकार से लाभ होगा। नेक्स्ट है कृषक वर्ग पर प्रभाव, यानी कि जो कृषक वर्ग है उसको इसके अंतर्गत क्या उस पर इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कृषक वर्ग के पर चूँकि सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती जा रही है, यानी कि कृषि वस्तुओं में भी लगातार वृद्धि होगी। एक तरफ उत्पादन बढ़ रहा है तो उद्योगों में भी प्राथमिक कच्चे माल के रूप में उनकी वस्तुओं में उनकी मांग में वृद्धि हो जाएगी, तो कृषि पदार्थों की मांग में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार से कृषक वर्ग को उनके उत्पादन का अधिक मूल्य मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कृषक वर्ग पर भी मुद्रास्फीति का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनकी कीमतों में, उनकी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से कृषक वर्ग लाभ प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास। मुद्रास्फीति के अंतर्गत चूँकि सभी तरफ से आशा का वातावरण है, विकास का वातावरण है, प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, मांग बढ़ी हुई है, तो इसका इफेक्ट होगा कि यातायात और संचार व्यवस्था में भी गतिशीलता उत्पन्न होगी और उनकी वृद्धि होगी, यानी कि इन क्षेत्रों में भी पूंजी विनियोग बढ़ेगा और लाभ कमाने के लिए ये क्षेत्र भी कार्यरत होंगे, गतिशील होंगे। तो यातायात और संचार में का विकास होगा। नेक्स्ट है सामान्य जनता एवं उपभोक्ताओं पर प्रभाव। सामान्य जनता और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जाती है। जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी यानी कि उपभोक्ताओं को उन्हीं वस्तुओं की पहले से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उत्पादक वर्ग है या ऋणी ऋणदाता, कोई भी वर्ग है। ओवरऑल एंड में क्या है, सब उपभोक्ता, यानी कि उन्हें किसी न किसी वस्तु का कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो उपभोक्ता है उसके हितों पर कुठाराघात होगा, उन्हें वस्तुओं की कीमतें अधिक चुकानी पड़ेगी। बाजार में मैंने आपको बता दिया है विक्रेता का बाजार स्थापित हो जाएगा, यानी कि उन्हें अपनी पसंद से टॉलरेट करना पड़ेगा, यानी कि अपनी पसंद के अनुसार उन्हें वस्तुएं मिले ये आवश्यक नहीं है, जो वस्तु है उसे बढ़ी हुई कीमतों पर ही लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सामान्य जनता और उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है या विपरीत प्रभाव पड़ता है, उनकी बचतें घटती जाती है और लगातार कीमतें वृद्धि से उनकी सारी बचतें एक तरह से उपभोग कार्य में ही व्यय हो जाती है। नेक्स्ट है ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। देखिए ऋणी और ऋणदाता वर्ग पर क्या प्रभाव होता है। ऋणी ने जब पैसा लिया था तब उस पैसे की क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा थी और
अब वो चुका रहा है जब मुद्रास्फीति के दौर में, तो उस मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत कम हो चुकी है, यानी कि ऋणी वर्ग को लाभ होगा, उसे कम क्रय शक्ति चुकानी पड़ेगी मुद्रा के रूप में, और आसानी से वो अपने ऋण और ब्याज को चुकाने में सरलता से सुविधापूर्वक अपने ऋण और ब्याज को चुका सकता है। साथ ही ऋणदाता वर्ग पर क्या प्रभाव होगा? जब ऋणदाता वर्ग को मुद्रास्फीति के दौरान अपने ऋणों की ऋण वापस प्राप्त होंगे, उस सिचुएशन में ऋणदाता वर्ग को हानि होगी, क्योंकि जब उसने ऋण दिया था तब उस ऋण की क्रय शक्ति बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जब उसे ऋण वापस प्राप्त हो रहा है, उस सिचुएशन में उस मुद्रा की क्रय शक्ति घट चुकी है, कम हो चुकी है, तो ऋणदाता वर्ग को हानि होगी, लेकिन ऋणी वर्ग को लाभ होगा। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था पर प्रभाव। देखिए, बैंकिंग व्यवस्था का विकास होगा, चूँकि उद्योगपति वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, कृषक वर्ग को बहुत अधिक लाभ मिल रहे हैं, उनकी वस्तुओं की, उत्पादों की कीमतें बढ़ चुकी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्शन में वृद्धि करेंगे। कृषक वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देंगे, उत्पादक वर्ग मशीनों को प्रोत्साहन देंगे, नए नए उद्योगों का निर्माण होगा। इन सब के फलस्वरूप ऋण की मांग बढ़ेगी, पूंजी की मांग बढ़ेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी विनियोग किया जाएगा तो इसका इफेक्ट होगा, बैंक भी ज़्यादा से ज़्यादा शाखा का निर्माण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन व्यापारिक गतिविधियों का लाभ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को ऋण देंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों का विकास होगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो ब्याज दरें बढ़ी है या जिस प्रकार से बैंकों का लाभ बढ़ा है, तो ओवरऑल बैंकिंग व्यवस्था का देश में विकास होगा। नेक्स्ट है सरकार पर प्रभाव। देखिए, सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कारण, सरकार के वित्तीय भार बढ़ जाएंगे। जहां सरकार को, चूंकि महंगाई बढ़ गई है, तो सरकार को सारी चीज़ें, जितने भी प्रोजेक्ट सरकार ने स्टार्ट किए हैं, उन कार्यों में उन्हें ऊंचे मूल्यों पर वस्तुएं मिलेगी। तो पहला तो हानि ये हो गई सरकार को कि उन्हें ऊंचे मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होंगी। दूसरी हानि क्या होगी? चूँकि महंगाई बढ़ गई है, तो विभिन्न कर्मचारी जो भी है, जितना भी कर्मचारी वर्ग है, वो अपनी वेतन वृद्धि के लिए मांग करने लगेगा। तो दूसरा हो गया, सरकार को कर्मचारी वर्ग के वेतन में वृद्धि करनी पड़ेगी। तीसरा, अब यदि सरकार अपनी आय में वृद्धि करना चाहती है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, करों में वृद्धि करे। लेकिन यदि सरकार नए कर लगाए या करों की पुरानी दर में वृद्धि कर दे, तो इसका इफेक्ट होगा कि जन असंतोष बढ़ेगा, जनता में असंतोष बढ़ेगा, तो उसका भी सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार नए कर नहीं लगा सकती, करों की दरों में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाती। तीसरी और अगला प्रभाव क्या है? सरकार को जो कीमतें बढ़ रही है उन पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियंत्रण स्थापित करेंगे। सरकार को मौद्रिक नीति के लिए निर्देश देना पड़ेगा बैंकों को कि मौद्रिक नीति में परिवर्तन करें। अपनी राजकोषीय नीति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति में विभिन्न प्रकार के कंट्रोल स्थापित करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल सरकार को विभिन्न प्रकार के, साथ ही मुद्रास्फीति के दौर में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने से मौद्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होने लगता है। तो एक समस्या सरकार के सामने ये भी आती है कि जन विश्वास को वो बनाए रखे। तो इस प्रकार से जन विश्वास बनाए रखने के लिए उसे काम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार के हर तरह से खर्चे बढ़ जाते हैं, आय कम हो जाती है और नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार के लिए एक सिरदर्द का काम हो जाती है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर हमने प्रभाव पड़ा है। अब देखते हैं इस मुद्रास्फीति को किस प्रकार से रोका जा सकता है, किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय, अर्थात मुद्रास्फीति को किस प्रकार से रोका जा सकता है। इसके लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? पहला उपाय है चलन मुद्रा की मात्रा में कमी, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा की मात्रा बढ़ चुकी है उसे कम किया जाए। किस प्रकार से कम किया जा सकता है? देखिए, अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, डीमोनेटाइजेशन किया था सरकार ने, विमुद्रीकरण किया था, पुरानी मुद्रा का डीमोनेटाइजेशन।
तो ये भी एक उपाय है चलन में मुद्रा की मात्रा में कमी करने का। नए नोट छापना बंद कर दे सरकार, नई मुद्रा का निर्गमन ही नहीं करे, या पुराने नोटों का विमुद्रीकरण कर दे। विमुद्रीकरण का मतलब है चलन से बाहर कर दे उन्हें। आपने अभी देखा था कुछ साल पहले सरकार ने 1000 रुपये की नोट बंद किए थे। तो इस प्रकार से सरकार क्या कर सकती है, जो पुरानी मुद्रा है उसका विमुद्रीकरण कर दे, उसका चलन से बाहर कर दे। तो इस प्रकार से चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये भी क्या है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का उपाय है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, और जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तो इसका इफेक्ट पड़ेगा मांग पर। लोगों की आय कम होगी और उनकी मांग घट जाएगी। जब मांग में कमी होगी तो कीमतें पुनः कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट कर सकती है सरकार, बैंक दरों में वृद्धि कर दे। जब सरकार बैंक दरों में वृद्धि करने का काम करे, अर्थात इसका इफेक्ट क्या होगा, बैंक दरों में वृद्धि करने का मतलब होगा कि लोन महंगे हो जाएंगे, और जब लोन महंगे हो जाएंगे तो सीधा सा है कि लोग कम उधार लेंगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से बैंक दर में वृद्धि करके भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नगद कोषों में परिवर्तन, अर्थात यदि देखिए बैंक दर में वृद्धि, नगद कोषों में परिवर्तन, ये कौन करेगा, ये सरकार के निर्देशानुसार ये सारे कार्य किए जाएंगे देश के केंद्रीय बैंक द्वारा। और हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से सरकार बैंकों को मौद्रिक नीति में परिवर्तन करने के आदेश दे सकती है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट था बैंकिंग, नगद कोषों में परिवर्तन। नगद कोष क्या होते हैं, एक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग आरबीआई के पास नगद के रूप में जमा कराना होता है। तो यदि आरबीआई देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे बैंक दर, इसे नगद कोषानुपात में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर नगद कोषानुपात बढ़ जाएगा, इसका इफेक्ट होगा कि बैंकों को अब अपनी जमाओं का अधिक भाग आरबीआई के पास जमा कराना है, अर्थात उनकी साख निर्माण क्षमता कम हो जाएगी। और जब बैंकों की साख निर्माण क्षमता कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से नगद कोषानुपात में वृद्धि करके भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट सरकार क्या उपाय अपना सकती है, करों में वृद्धि कर दे। यदि सरकार नए कर लगा दे या जो पुराने कर हैं उनकी मात्रा में वृद्धि कर दे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जनता को अपनी जो आय जनता उपभोग पर व्यय कर रही थी अब वो करों के रूप में सरकार को देनी पड़ेगी। तो एक तरफ से उनकी आय वैसे कम हो जाएगी, दूसरा करों में वृद्धि करने का इफेक्ट होगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी और मांग उधर कम रहेगी। तो जैसे ही मांग कम हो जाएगी वस्तुओं की कीमतें कम होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से करों में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट है बचतों को प्रोत्साहन, यानी कि सरकार बचतों को प्रोत्साहन दे, लोगों में इस प्रकार की हैबिट, आदत विकसित करे जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित हों। जब बचतों को प्रोत्साहन मिलेगा तो उपभोग पर नियंत्रण स्थापित होगा, और जब उपभोग पर नियंत्रण स्थापित होगा तो वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और धीरे धीरे उनकी कीमतें भी कम होने लगेंगी। इस प्रकार से बचतों को प्रोत्साहित करके भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है उपाय संतुलित बजट, अर्थात यदि सरकार संतुलित बजट की नीति अपनाए। बैलेंस्ड बजट क्या होता है, संतुलित बजट सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो। देखिए मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का मुख्य कारण था जब सरकार के व्ययों में वृद्धि हो और उसके फलस्वरूप वो नई मुद्रा का निर्गमन कर दे तो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सरकार अपने व्ययों को कंट्रोल कर ले, नियंत्रित कर ले और संतुलित बजट बनाए, जितनी आय है उतनी ही मात्रा में व्यय किए जाएं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी और कीमतें अपने संतुलन स्तर में रहेगी, मुद्रास्फीति उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय में कमी। यदि सरकार अपने खर्चों में कमी कर दे किसी भी प्रकार से तो इसका इफेक्ट होगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो मांग पर भी नियंत्रण रहेगा, और जब मांग पर नियंत्रण रहेगा तो कीमतों पर भी नियंत्रण रहेगा। इस प्रकार से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि। देखिए एक सबसे बड़ी मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने का कारण था उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो पा रहा था। लेकिन यदि प्रोडक्शन को मांग के अनुरूप किया जाए,
उत्पादन में वृद्धि कर दी जाए तो धीरे धीरे उत्पादन और मांग में संतुलन स्थापित हो जाएगा और कीमतों पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि करे या आयातों में वृद्धि करके भी सप्लाई बढ़ा सकती है सरकार। तो इस प्रकार से यदि आयातों में वृद्धि करे या उत्पादन में वृद्धि की जाए तो भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट है संग्रह पर रोक। संग्रह से क्या तात्पर्य हुआ यहाँ पर, यानी कि जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति है, जनरली जो उद्योगपति हैं वो व्यापारिक लाभ कमाने के लिए बहुत ज़्यादा संग्रह करके रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका संग्रह कर लिया जाता है और कीमत वृद्धि होने पर उन्हें निकाल लिया जाता है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है प्याज। हर वर्ष हम देखते हैं कि एक समय विशेष में प्याज का संग्रह कर लिया जाता है और जैसे ही उसकी कीमतें आसमान छूती है उन्हें बेचा जाता है अधिक लाभ कमाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति के कारण संग्रह किया जाता है, यदि इस प्रकार की सट्टे की क्रियाओं पर या मुनाफाखोरी की क्रियाओं पर कंट्रोल करे सरकार, नियंत्रण स्थापित करे और उन्हें संग्रह करने से रोक दे, कालाबाजारी से रोक दे, तो वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो इससे भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रकार से विभिन्न उपाय में बताए हमने जिनके आधार पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ कोरोना काल में स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।